नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। जैसा कि हम जानते हैं, ओडीआई विश्व कप 2023 अगले 24 घंटों से भी कम वक्त बचा है स्टार्ट होने में। कल का पहला मुकाबला सन 2019 के चैंपियंस और रनर्स अप के बीच इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के बीच होना तय है। तो आज की वीडियो में हम उन्हीं कल होने वाले मैच के बारे में बात करेंगे और प्रोबेबल जो भी थ्रेट्स हैं, प्रोबेबल जो भी प्लस पॉइंट है या माइनस पॉइंट है, नेगेटिव पॉइंट है, दोनों टीमों के बीच उनकी तुलना करेंगे। और इसके बारे में बात करने के लिए हमारे साथ आज उपलब्ध हैं अवनीश। हाँ, स्वागत अवनीश आपका। स्वागत है। क्या लगता है आपको कल के मैच में इंग्लैंड वर्सेस न्यूजीलैंड, कीवीज वर्सेस इंग्लिशमैन, कौन भूल सकता है पिछला विश्व कप का वो फाइनल? शायद अभी तक सभी के जहन में उस मैच की यादें ताजा होंगी। जॉस बटलर का वो अंतिम गेंद पे रन आउट करना, और फिर उनका थ्रो मारना, फिर और मोस्ट डिबेटेबल उसमें बेन स्टोक्स के बल्ले से गेंद लग के बाउंड्री के पार चले जाना। कुछ ऐसा लगता है कि इंग्लैंड उस दिन किस्मत के नाव पे भी सवार थी। तो क्या लगता है आपको कि कल के मैच में किसका प्रदर्शन एक दूसरे के ऊपर भारी पड़ने वाला है? अभी जैसे हालिया इन लोगों में सीरीज हुआ है इंग्लैंड और इनके बीच में, अभी हाल ही में हुआ है, जस्ट पहले अभी हुआ है। तो इसमें इन लोगों के बीच 4 मैच हुए थे, ठीक है। 4 मैच में सिर्फ न्यूजीलैंड ने 1 मैच जीता और 3 मैच इंग्लैंड ने जीता है। तो अभी पलड़ा जो है इंग्लैंड का भारी दिखाई दे रहा है मुझे। लेकिन विश्व कप की अगर आप बात करेंगे तो इन दोनों में अभी तक 10 मैच हुए हैं और 10 मैच में से 5 मैच न्यूजीलैंड ने जीता है और 5 मैच इंग्लैंड ने जीता है। मतलब पलड़ा बराबर है, एकदम बराबर है। वहाँ न कोई ज़्यादा जीता है ना कोई ज़्यादा हारा है। तो इसलिए विश्व कप में मैं ये कह सकता हूँ कि अभी दोनों का जो संतुलन है बराबर है। लेकिन हालिया सीरीज में देखेंगे तो इंग्लैंड कुछ आगे है। देखिए, आप इस हालिया सीरीज की बात तो कर रहे हैं, लेकिन ये हमें नहीं भूलना होगा कि वो सारे मैच इंग्लैंड के डोमेस्टिक फेवरेबल कंडीशंस में हुए थे। और उसके साथ ही साथ कुछ मैच ऐसे हुए जहां इंग्लैंड ने दमदार वापसी की। हाँ, जैसे उसमें उन्होंने 2 मैच में 300 प्लस रन बनाए। 300 प्लस और दमदार वापसी की। एक मैच ऐसा हुआ कि 30-35 रन पे 4 विकेट खो दिए थे और फिर उतर करके लियम लिविंगस्टन की वो पारी जिसने इंग्लैंड को वापस मैच में ला दिया। वहां से इंग्लैंड ने मैच को अपने ग्रिप में ही ले लिया। अपनी गेंदबाजी से तो उन्होंने हमेशा ही न्यूजीलैंड को परेशान किया है। लेकिन एक फैक्टर मैं देखता हूँ इस बार के मैच में, जो भारतीय इंडियन सब कॉन्टिनेंट कंडीशंस में मैच होना है, ये कंडीशंस मुझे लगता है कि इंग्लैंड के स्पिनरों की जगह न्यूजीलैंड के जो स्पिनर हैं, जो उनके नेचुरल स्पिनर हैं, मिच सेंटनर, इश सोढ़ी और रचिन रविंद्र। रचिन रविंद्र, हालांकि 3 में से कोई 2 ही खेलेंगे। तो रचिन रविंद्र, ये इनके लिए मुझे इंडियन कंडीशंस ज़्यादा फेवरेबल लग रही हैं। और एक बात मैं आपको और बता दूं, शायद इस स्टैट्स पे किसी का ध्यान अभी तक नहीं गया है, आदिल रशीद को इंग्लैंड अपना ट्रम्प कार्ड मानती है इंडियन कंडीशंस में। और आदिल रशीद को टैकल करने में, मैं ये नहीं कहूँगा कि उनके ऊपर डोमिनेट करने में, मगर उनको टैकल करने में न्यूजीलैंड का ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छा रहा है। हाँ, लेकिन ये भी आप देखेंगे कि जो वहाँ के अभी आपने बोला रचिंद्र जो हैं, रचिन रविंद्र, उनका भी इंडिया में खेलने का ज़्यादा अनुभव नहीं है। लेकिन आदिल रशीद भी हैं या मोइन अली है, IPL उन लोग का यहाँ प्रदर्शन अच्छा रहा है। और उसके साथ ही साथ इंग्लैंड के पास लियम लिविंगस्टन भी पार्ट टाइमर के रूप में मौजूद है, पार्ट टाइम स्पिनर। अब ये तो देखने वाली बात होगी कि पिच कैसा मिलता है। हालांकि प्रोबेबल, लेकिन भारत में तो ज़्यादा पिचेज मतलब स्पिनर को ज़्यादा वो करती हैं, मदद करती हैं। प्रोबेबल 11 तो हम ये मान सकते हैं कि कल पिच देखने के बाद ही कप्तान तय करेंगे। लेकिन अभी जो ये मैच हुआ वार्म अप, उसमें सोचिए मैक्सवेल आके 4-4 विकेट निकाल ले रहे हैं, क्योंकि वो पार्ट टाइमर स्पिनर है। हाँ, तो फिर भी वो 4 विकेट निकाल ले रहे हैं। वही भारत के विरुद्ध उन्होंने 4 विकेट निकाला था। तो मतलब आपके हिसाब से इंग्लैंड का पलड़ा भारी है। ये 65 और 35 पे है। 65 जो है आपका इंग्लैंड की तरफ है और 35 आपका न्यूजीलैंड की तरफ है अभी कल वाला मैच। और आपके अनुसार क्या लगता है? मुझे लगता है ये मैच जैसा पिछले वर्ल्ड कप का फ्लेवर इन दोनों के मुकाबले में आया था, और काफ़ी सारी बातें भी हुई उस बारे में कि बेन स्टोक्स को 5 रन नहीं देने चाहिए थे, या सुपर ओवर दोबारा क्यों नहीं कराया गया, बाउंड्री काउंट पे हम विश्व चैंपियन कैसे तय कर सकते हैं। डिबेटेबल है वो चीज़ें, उन चीज़ों के बारे में काफ़ी लंबी डिबेट हो सकती है। मगर उसको किनारे रखते हुए जो पिछले विश्व कप का जो ट्रैक रिकॉर्ड दिखता है और उस मुकाबले का जो फीवर था, वो फीवर अगर कैरी ऑन हुआ तो मुझे लगता है कि 50-50 ये मैटर रहने वाला है। और उसके साथ ही साथ केन विलियमसन जिस तरीके की पारी, जिस तरीके की स्टेबिलिटी, और मैं बहुत छोटी सी बात कहूँगा कि डेवॉन कॉनवे और केन विलियमसन,
इन दोनों के परफॉर्मेंस के ऊपर न्यूजीलैंड बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है, बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है। और खास करके कल के मैच में इंग्लिश गेंदबाजों को अगर टैकल करना है तो इन दोनों का चलना बेहद ज़रूरी है। और विल यंग से आप बहुत उम्मीदें नहीं रख सकते। विल यंग आकर के और फ्रॉम द वर्ड गो वो हिटिंग करना शुरू करते हैं, वो प्रयास करते हैं कि मैं डेवन कॉनवे को उनका अपना वक्त लेने दूं। तो अगर विल यंग ये काम करने में सफल होते हैं और डेवन कॉनवे को उनका वक्त मिल जाता है तो कल के मैच में हम कुछ अच्छा देख सकते हैं। और मैंने ये भी देखा है बेन स्टोक, क्या लगता है कल वो खेलेंगे कि नहीं खेलेंगे बेन स्टोक? बेन स्टोक्स का खेलना अभी फिलहाल डाउटफुल चल रहा है और देखते हैं। इंग्लैंड तो चाहेगी कि बेन स्टोक्स बड़ा टूर्नामेंट है, बड़े खिलाड़ी हैं। और मैंने ये भी देखा है बेन स्टोक्स न्यूजीलैंड के रहने वाले हैं और जब उनका मैच न्यूजीलैंड से होता है बहुत अच्छा खेलते हैं वो बहुत तो उसके लिए बेन स्टोक्स सिर्फ न्यूजीलैंड ही नहीं, हाँ लेकिन न्यूजीलैंड से कुछ विशेष प्यार है। हाँ, शायद उन्हें याद आता होगा वो अपना वो बचपन का दिन। तो बेन स्टोक्स को हमने ये देखा है कि न्यूजीलैंड के खिलाफ उनका परफॉर्मेंस और उसके साथ ही साथ आईसीसी टूर्नामेंटों में भी बेन स्टोक्स का प्रदर्शन एक अलग लेवल पर उठ करके सामने आता है। तो बेन स्टोक्स से भी इंग्लैंड काफ़ी उम्मीदें लगा के बैठी होगी। हालांकि ये 50 ओवर का फॉर्मेट है, 50 ओवर वाला मैच होना है। तो 50 ओवर वाले मैच में बेन स्टोक्स की बल्लेबाजी 3 डाउन या 4 डाउन पे आने वाली है, जहां तक मुझे लगता है। तो इंग्लैंड तो चाहेंगे कि बेन स्टोक्स सिर्फ फिनिशिंग टच देने आए, उनके ओपनर अच्छा करें, मगर देखिए। तो आपके हिसाब से कल किसका पलड़ा ज़्यादा भारी है? मेरे हिसाब से कल का मैच 50-50 रहने वाला है। अच्छा, मतलब कोई भी जीत सकता है, कोई भी जीत सकता है और आपको एक रोमांचक मैच देखने को मिलेगा। अच्छा, अगर बारिश ना हो तब? अगर बारिश ना हो तब और अगर बारिश होती है तो मैं ये मान के चलता हूँ अगर ओवर थोड़े भी कटते हैं, 10 ओवर 12 ओवर अगर कटते हैं तो इंग्लैंड का पलड़ा नो डाउट भारी हो जाएगा और इंग्लैंड जीत भी सकता है। तो आपके अनुसार वो 11 प्लेयर कौन कौन से हो सकते हैं दोनों टीमों में? अगर मैं इंग्लैंड की बात करूं तो जॉनी बेस्ट और डेविड मलान तो पक्के हैं, लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन। 1 डाउन उनके पास जो रूट रहेंगे। उसके बाद आपके सैम करन, आदिल रशीद, क्रिस वोक्स, जॉस बटलर और मुझे लगता है कि रीस टॉपली के साथ वो अभी जाना पसंद नहीं करेंगे इंडियन सब कॉन्टिनेंट कंडीशंस को देखते हुए। हालांकि वो एक लेफ्ट आर्म सीमर है, बट वो रीस टॉपली के साथ जाना पसंद नहीं करेंगे, वो मार्क वुड के साथ जाएंगे पेस गेंदबाजी के लिए। अहमदाबाद की जो पिच है यहाँ पे वो क्या लगता है कितने फास्ट बॉलर और कितने स्पिनर के साथ इंग्लैंड उतर सकता है यहाँ पे पिच को देखते हुए? देखिए इंग्लैंड के पास ऑलराउंडर्स की भरमार है। इंग्लैंड के पास ऑलराउंडर्स की भरमार है, तो मुझे लगता है कि वो अपने 5 या 6 ऑलराउंडर्स को लेकर के उतरेगी इंग्लैंड और 2 उसके प्रॉपर गेंदबाज होंगे, आदिल रशीद और मार्क वुड। इसके अलावा वो अपने ऑलराउंडर्स पे भरोसा जताएगा क्योंकि उसके जो ऑलराउंडर्स हैं वो अब इंग्लैंड ने ये ऑलराउंडर का कॉन्सेप्ट, ये जो बीते जमाने के क्रिकेट जिस तरह के ऑलराउंडर कपिल देव हुआ करते थे उस तरफ इंग्लैंड अपने ऑलराउंडर्स को फोकस करने का प्रयास करती है। और उसके ऑलराउंडर प्रॉपर ऑलराउंडर होते हैं जो बल्लेबाजी भी कर सकते हैं, बैटिंग भी कर सकते हैं। और अब वो कॉन्सेप्ट इंग्लैंड ने डिमिनिश किया है कि आप एक बैटिंग ऑलराउंडर हो या एक बॉलिंग ऑलराउंडर हो। जैसे सैम करन को आप ये नहीं कह सकते कि वो बॉलिंग ऑलराउंडर हैं या बैटिंग ऑलराउंडर हैं, वो दोनों अच्छा खेलते हैं, वो दोनों अच्छा करते हैं। और क्रिस वोक्स को हालांकि आप कह सकते हैं कि वो बॉलिंग ऑलराउंडर हैं। और उसके अलावा मोइन अली को आप ये नहीं कह सकते कि वो अभी अभ्यास मैच में उन्होंने मैच निकाल दिया था। तो आप मोइन अली को ये नहीं कह सकते कि वो बॉलिंग ऑलराउंडर हैं। हालांकि उनका काम मुख्यतः बॉलिंग ही होगा, मगर इंग्लैंड उनके बल्ले से भी कुछ रन जरूर चाहेगी। और सबसे अच्छी बात है अभी न्यूजीलैंड के जो इंग्लैंड के जो कोच हैं वो भी आपके न्यूजीलैंड से ही आते हैं, ब्रेंडन मैककम। उनकी कप्तानी में 2015 में न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया फाइनल में पहुंचा था। और उनके आने से जो इंग्लैंड की टीम बहुत आक्रामक हो गई है, या 2020 हो, वनडे हो, टेस्ट हो, हर जगह। कल के वीडियो में हमने ये बात की थी कि अटैक इज द बेस्ट डिफेंस। ये इस कहावत को इंग्लिश क्रिकेट टीम के बेसबॉल शैली जो है, जो जिस अप्रोच से वो उतरते हैं, जिस अप्रोच से वो आते हैं, उसको जस्टिफाई किया उन्होंने और एक नया आयाम दिया है आक्रामक क्रिकेट को। जो काम 2003-2004 वाले दौर में सनत जयसूर्या 2000s में हम कह सकते हैं, सनत जयसूर्या 1996 के विश्व कप में भी 99 में ऐसा किया सनत जयसूर्या। हम तब इतने बड़े नहीं थे कि उस वक्त की याद हो, हमें सन 2000 वाला दौर याद है। तो उस दौर में जो सनत जयसूर्या
अटैकिंग की परिभाषा लेकर के आए थे, अटैक की परिभाषा लेकर के आए थे कि 15 ओवर में 100 रन बना दो। हाँ हाँ, कुछ उसी तरह स्टार्टिंग उन्होंने स्टार्ट किया था। हाँ। तो कुछ उसी तरह का एक नया इंट्रोडक्शन जो है हाँ, इंग्लिश क्रिकेट टीम, क्योंकि अभी हमने देखा कि अभी टेस्ट में इंग्लैंड की टीम पाकिस्तान गई थी, जहां उनको पिच रोड टाइप मिला, फ्लैट ट्रैक। हाँ, एकदम रोड जैसा पिच था, और वहाँ पे उन्होंने उठा के मारा पाकिस्तान को, एकदम बच नहीं पाया, जबकि उनके डोमेस्टिक कंडीशंस थे। हाँ, पाकिस्तान के अपने हिसाब से उन्होंने पिच तैयार किया, उसके बावजूद। हाँ, तो देखिए इंग्लैंड के बल्लेबाज कुछ इस शैली के बल्लेबाज हैं कि आपको वो कभी भी, अगर आपने उन्हें जरा भी मौका दिया तो वो गेम में इस तरह से चढ़ जाएंगे कि आपको दोबारा वापसी करने का मौका नहीं देंगे। हाँ। तो न्यूजीलैंड को इससे बच करके रहना होगा। हाँ। और ट्रेंट बोल्ट मुझे लगता है एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेंगे न्यूजीलैंड के लिए। हाँ। तो ओपनिंग स्पेल जो वो लेकर के आते हैं, हाँ, तो ओपनिंग स्पेल जो वो लेकर के आते हैं बाएं हाथ के सीमर, और उनका ट्रैक रिकॉर्ड भी जो है पावर प्लेज में काफ़ी अच्छा है। हाँ, और वो शुरू में विकेट भी निकालते हैं, ऐसा नहीं है कि वो विकेट नहीं निकालते हैं, शुरू में वो विकेट भी लेते हैं बोल्ट। और अभी तो शायद उनका कॉन्ट्रैक्ट वहाँ से ख़त्म हो गया था शायद ना, न्यूजीलैंड क्रिकेट से, फिर उनको वापस लेकर के आए हैं। वापस लेके आए हैं। लेकिन न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड ये जानती है कि ट्रेंट बोल्ट इंडियन सब कॉन्टिनेंट के कंडीशंस में कितना महत्वपूर्ण रहने वाले हैं, और इसी महत्व को देखते हुए वो ट्रेंट बोल्ट को वापस लेकर के आए। और भारत जो सेमीफाइनल 2019 में हारा था, वो शायद बोल्ट के चलते ही हारा था, क्योंकि शुरू में उन्होंने जो विकेट निकाल दिए थे 2-3 जल्दी, मैट हेनरी और बोल्ट ने विकेट निकाले थे। हाँ, तो शायद इसीलिए भारत में मैच भी हारा था। और आपके अनुसार न्यूजीलैंड में ऐसे कौन कौन से कल 11 प्लेयर हो सकते हैं जो खेलेंगे कल? मुझे लगता है विल यंग, डेवन कॉनवे के साथ न्यूजीलैंड ओपनिंग कराना चाहेगी। हाँ। वन डाउन केन विलियमसन, ग्लेन फिलिप्स को हम नहीं भूल सकते। पारी को पेसअप करने का जिम्मा ग्लेन फिलिप्स के ऊपर होगा। और मिच सेंटनर, इस सोडी, ट्रेंट बोल्ट, टिम साउदी हालांकि अभी अवेलेबल नहीं है। तो ट्रेंट बोल्ट के अलावा डेरिल मिचेल होंगे। डेरिल मिचेल आपको खेलते हुए दिख सकते हैं, कुछ ओवर्स भी देते हुए दिख सकते हैं। रचिन रविंद्र या जेम्स नीशम। अब ये पिच देखने वाली बात होगी, जैसा मैंने आपसे कहा था कि पिच देखने के बाद वो तय करेंगे। अगर स्पिन को असिस्ट करने वाली पिच हुई तो न्यूजीलैंड मुझे लगता है रचिन रविंद्र के साथ जा सकती है। हैदराबाद में उन्होंने बहुत अच्छी बल्लेबाजी भी की थी, शायद ओपनिंग करने आए थे। ओपनिंग करने वहाँ पे आए थे। तो एक देखिए, अगर कुछ आउट ऑफ द बॉक्स मैच होता है तो हो सकता है शायद वो ये एक्सपेरिमेंट भी करने का सोचे न्यूजीलैंड कि रविंद्र को फिर से ओपनिंग उतारें। लेकिन मुझे नहीं लगता कि 2 लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन के साथ न्यूजीलैंड ये एक्सपेरिमेंट। लेकिन अगर हम वार्म अप मैच देखें जो पाकिस्तान से हुआ था, तो पाकिस्तान ने 350 तक स्कोर किया था, और उनका मेन अटैक है बॉलिंग। और उस बॉलिंग के खिलाफ न्यूजीलैंड ने 350 का स्कोर सिर्फ 43 ओवर में, और बहुत आसानी से, जब केन विलियमसन उनके रिटायर चले गए, डेरिल मिचेल 50 बना के रिटायर चले गए। तो यही इसीलिए मैं कह रहा हूँ, आप न्यूजीलैंड को रूल आउट नहीं कर सकते। जैसे जिस तरह का परफॉर्मेंस न्यूजीलैंड और खास करके आईसीसी टूर्नामेंट्स में देते आई है, और न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका, इन्हें मैं अभी भी कल भी मैंने कहा था, आज मैं फिर से आपको कह रहा हूँ कि ये 2 टीमें इस विश्व कप की डार्क हॉर्स साबित हो सकती हैं। और न्यूजीलैंड का ये भी है कि लगातार 2 बार उसने फाइनल भी खेला है, 2015 और 2019। तो इसलिए ये भी एक ट्रैक रिकॉर्ड न्यूजीलैंड को फेवर करता है। तो मुझे उम्मीद है कि एक बहुत ही रोमांचक मुकाबला, और दोनों फाइनल उन्होंने अलग अलग कंडीशन में, एक ऑस्ट्रेलिया में, एक इंग्लैंड में। ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ एक ही जगह, एक ही कंडीशन में उन्होंने खेला हो। और इसके साथ ही साथ जो न्यूजीलैंड के पास, देखिए केन विलियमसन से न्यूजीलैंड को बहुत उम्मीदें होंगी। केन विलियमसन जो वन डाउन पे आते हैं और पारी को स्टेबिलिटी देने का काम करते हैं। अब देखिए यहाँ पे न्यूजीलैंड कुछ फंसती हुई नजर आती है। डेवन कॉनवे अपना वक्त लेने के लिए जाने जाते हैं। डेवन कॉनवे उतरेंगे, विल यंग उन्हें असिस्ट करेंगे। अगर बाय चांस विल यंग उन्हें असिस्ट नहीं कर पाए और केन विलियमसन को जल्दी उतरना पड़ गया, वहाँ पे न्यूजीलैंड कुछ फंसती हुई नजर आती, क्योंकि केन विलियमसन और डेवन कॉनवे, हालांकि वो लेफ्टी हैं, वो राइटी हैं, लेकिन लगभग खेलने की शैली, स्ट्राइक रोटेट करने की शैली, बाउंड्री ढूंढने की शैली दोनों की एक जैसी है। और वो रन रेट धीमा होने का जो डर है, और खास करके इंग्लैंड जैसी बैटिंग लाइनअप के सामने। और अभी यहाँ पे मौसम भी थोड़ा अच्छा नहीं चल रहा है, बारिश रोज हो रही है। और मैच अगर छोटा हुआ तो मैं ये मान के चलता हूँ कि इंग्लैंड का पलड़ा भारी रहेगा। लेकिन आईपीएल में चोट के बाद जो हमने वारों मैच में देखा था, विलियमसन जो टच में थे, बहुत अच्छे टच में थे, ऐसा लगा ही नहीं कि वो 6 महीने बाद क्रिकेट खेल रहे हैं। देखिए केन विलियमसन आज के फैब 4 में से एक वाले बल्लेबाज हैं। केन विलियमसन को हम
अच्छे शॉट सिलेक्शन करते हुए, सीधे बल्ले से खेलते हुए, या सिचुएशन के हिसाब से अपना टेम्परामेंट चेंज करते हुए भी हम देख सकते हैं। लेकिन केन विलियमसन के अंदर एक मैं ये माइनस पॉइंट मान के चलता हूँ कि लंबे लंबे छक्के मारने वाली काबिलियत केन विलियमसन के और इस अंदर बार पिच भी 70 मीटर की रहने वाला है, बाउंड्री 70 मीटर के आसपास रहने वाली है। तो देखते हैं, मुझे तो यही उम्मीद है कि कल का मुकाबला एक रोमांचक मुकाबला सभी को देखने को मिलेगा। और हम ये मनाएंगे भी, चूंकि विश्व कप का ओपनिंग मैच है और एक शानदार मुकाबला दोनों के बीच हो और क्रिकेट फैंस को निराश ना होना पड़े। और वी विल प्रे टू आवर रेन गॉड्स टू स्टे अवे, कम से कम कल के लिए। तो आपके अनुसार 50-50 है? हाँ, मेरे अनुसार 50-50 ये मुकाबला रहने वाला है। और आप कहते हैं कि इंग्लैंड का 65 और 35। यही मेरे अनुसार रहने वाला है। चलिए, तो ये था हमारा आज का एनालिसिस इंग्लैंड वर्सेस न्यूजीलैंड के ओपनिंग गेम के लिए। आपके जो भी सवाल हों आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।